कृतिका पहले और दूसरे स्तर पर यहाँ पर हमको रजस मिलता है। जब हम रजस की बात करते हैं, रजस वो गुण है जहाँ पर एक्शन की प्रमुखता होती है। आप जब भी किसी कार्य में लग जाते हैं तो पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी अपनी योग्यता के साथ, तो काम का जो लक्ष्य है, जो इसका तीसरा स्टेज है, वो सत्व है, यानी शुभता। तो आप जो भी काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर शुभता भी प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। जैसा कि पहले कहा कि इस नक्षत्र का जो देवता है वो सूर्य है। सूर्य है जिसके पास में सतत एनर्जी है, ऊर्जा है, वो समाप्ति नहीं होती। अग्नि जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में हमको प्राप्त होती है। जो आदमी कंस्ट्रक्शन कर सकता है किसी भी चीज़ का, वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। ऊर्जा एक ही है, वो दोनों स्थितियों में चल गया। अगर कहीं आप दूसरी दिशा में चले गए तो फिर आप डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। तो नक्षत्र मेडिटेशन है, उसका उद्देश्य है कि आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपको आपका उद्देश्य मालूम है तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। आप उसको आगे बढ़ाइए, कैसे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी। जन्म नक्षत्र और आप, बर्थ कॉन्स्टलेशन इन यू में आपका स्वागत है। आज का हमारा नक्षत्र है कृतिका। पहले हम बात करते हैं कृतिका की संरचना और उसका आपके ऊपर प्रभाव। नक्षत्रों की तालिका में कृतिका तीसरा नक्षत्र है और यह नक्षत्र हमें मेष और वृष राशि में मिलता है। और इस नक्षत्र की जो लेंथ है आकाश में, वो शुरू होती है 26.40 डिग्री से लेकर 40.00 डिग्री तक। इसका आशय यह हुआ कि पहला चरण यानी 26.40 से लेकर 30 डिग्री तक ये हमको मेष में मिलता है और बाकी 10 डिग्री जो हैं ये हमको टॉरस यानी वृष राशि में मिलती है। इस नक्षत्र से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं, उनका जिक्र करना भी यहाँ पर आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, मेष राशि का प्रतीक जो है मेढा है यानी रैम, और वृष या टॉरस राशि का जो प्रतीक है वो बुल है या बैल है। मेष का स्वामी मंगल है और वृष राशि का स्वामी चंद्रमा है। अगर हम इस नक्षत्र के गुणों की बात करें, एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो पहले और दूसरे स्तर पर यहाँ पर हमको रजस मिलता है। जब हम रजस की बात करते हैं, रजस वो गुण है जहाँ पर एक्शन की प्रमुखता होती है। और यहाँ पर जो एक्शन है या रजस है, दो स्तर पर मिलता है, यानी पहले स्तर पर भी और दूसरे स्तर पर भी। और जो तीसरा स्तर है वहाँ पर उसका जो लक्ष्य है वो सत्व हो जाता है। तो इस तरह से इस नक्षत्र की व्याख्या हमको शास्त्रों में मिलती है। इस नक्षत्र का जो मोटिवेशन फोर्स है या प्रेरक शक्ति है वो काम है। काम के कई अर्थ होते हैं। एक काम का अर्थ वासना भी होता है और दूसरा काम का जो गहरा अर्थ है वो है डिज़ायर, इच्छा। और इच्छा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। इस नक्षत्र की कुछ और भी खास बातें हैं जो हमको आकाश में देखने को मिलती हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ भी हैं। यह जो नक्षत्र है यह 6 तारों से मिलकर बना हुआ है और 7वां जो तारा है, एक्चुअली 7 तारे होते हैं, 7वां इनविजिबल तारा है, वो उतना प्रमुखता से नहीं दिखता जितने बाकी 6 तारे दिखते हैं। और इसको 7 सिस्टर्स के नाम से या सप्त ऋषियों की पत्नियों के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो तारा है, तारों की जो संख्या है या तारामंडल है, ये हमको ध्रुव तारे के आसपास मिलता है। यानी ध्रुव तारे के आसपास ये सारे घूमते मिलते हैं। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसी तरह आकाश में ध्रुव तारे के आसपास पूरा ग्लोब आकाश चक्कर लगाता है। अगर रात में आपको दिशाओं का ज्ञान करना हो तो फिर आप उत्तर में जब ध्रुव तारे को देखते हैं तो फिर बाकी दिशाएं आपको अपने आप ज्ञात हो जाती हैं।
इस तारे को इंग्लिश में, या इस तारा समूह को इंग्लिश में 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और उर्सा मेजर जो एक स्थान है आकाश में, जिसको बिग डिपर के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर की दिशा में हमको रात्रि में दिखता है। वहाँ पर इन सब का लेना देना है, ये वहाँ पर ये स्थिर मात्रा में हमको दिखाई पड़ती है। इस नक्षत्र का जो देवता है वो सूर्य है। सूर्य यानी एनर्जी का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, ताप का स्रोत, लाइट का स्रोत। तो जब वहाँ पर एनर्जी होगी, सूर्य से मिलेगी एनर्जी, जिससे ब्रह्मांड चलता है, तो अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपके पास एक सतत ऊर्जा होती है जो आपको थकने नहीं देती। आप जब भी किसी कार्य में लग जाते हैं तो पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी अपनी योग्यता के साथ उसमें जुट जाते हैं। और जब तक वो कार्य ठीक से उसका समापन ना हो जाए तब तक आप आसानी से चैन से नहीं बैठते। और जब ये कार्य ख़त्म हो गया तो फिर आप किसी दूसरे कार्य में या दूसरे मिशन में, जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो, उसमें आप उतने ही योग्यता के साथ, निपुणता के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ लग जाते हैं। और इससे आपको एक अलग तरह का पहचान मिलती है, जो आपकी खुद की पहचान भी है। लोग भी आपको ऐसे जानते हैं कि अगर ये साहब किसी कार्य में जुट जाएंगे, जो भी लक्ष्य धारण करेंगे, तो फिर ये आसानी से इधर उधर नहीं भटकेंगे। इसकी खास बात ये भी है कि आप में जो जोश है, हिम्मत है, वो बनी रहती है। आप घबराते नहीं हैं। मान लीजिए शुरू में आपको कोई सफलता ना भी मिले तो भी आप विचलित नहीं होते, और उसी निष्ठा के साथ, उसी ईमानदारी के साथ उस कार्य में आपका जो लगाव है बढ़ता जाता है। और इससे फिर आपकी सफलता की जो सीढ़ियाँ हैं एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। आपके दिमाग में एक और बात रहती है कि मैं जब तक अपना भला नहीं कर पाऊँगा तो मैं औरों का भला कैसे करूँगा। तो यह एक बहुत अच्छी धारणा है। वैसे भी अगर आप एयरक्राफ्ट में जा रहे हो तो एयर होस्टेस आपसे बोलती है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बने तो सबसे पहले अपनी पेटी बांधें, फिर अगर साथ में छोटा बच्चा है तो उसकी बांधें। तो यह एक भावना जो आपके अंदर है, ये आपको आगे बढ़ने में मदद प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और जो इसका मोटिवेशनल फोर्स है, हम उसकी बात करते हैं। इस नक्षत्र का, जैसे हमने पहले बोला कि रजस जो है, एक्शन, वो 2 स्तर पे हमको मिलता है, यानी पहले स्तर पर भी और दूसरे स्तर पर भी। और तीसरे स्तर पर वहाँ पर हमको सत्व मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई भी बीड़ा उठाते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, या कितना कठिन हो, तो आपको ये मालूम है कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ और इसके काम करने में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, भैया क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और इस काम की इंटेंसिटी कितनी है, इस काम में प्रेशर कितना है, इस काम में मुश्किल कितनी है, और उस मुश्किल को मैं कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी पार करता चला जाऊंगा। तो ये आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में ये बात रहती है। और चाहे ये पहली स्टेज पे आपको हो, क्योंकि 2 स्टेज पे यहाँ पर रजस की बात है, तो एक्शन, और थक जाए फिर एक्शन, तो वहाँ पर इसलिए थकान महसूस नहीं होती। आदमी कहता है अभी तो मैं चला ही कितना हूँ, अभी तो मैंने पूरा काम ही नहीं किया, तो अभी से मैं थक जाऊँगा तो कैसे बात बनेगी। और उसके बाद जो काम का जो लक्ष्य है, जो इसका तीसरा स्टेज है, वो सत्व है, यानी शुभता। तो आप जो भी काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर शुभता भी प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। तो आपको लगता है कि ये कार्य तो मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, या इस कार्य से ये लाभ मुझे होंगे या सामने वाले को होंगे। तो आपकी जो एक स्थिति है काम करने का जो मन है, वो लगातार बना रहता है। जैसा कि पहले कहा कि इस नक्षत्र का जो देवता है वो सूर्य है, जिसके पास में सतत एनर्जी है, ऊर्जा है, वो समाप्ति नहीं होती, और लक्ष्य आपका बढ़िया है ही। तो इसलिए आप उस कार्य में पूरी तन्मयता के साथ जुट जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो इस नक्षत्र का जो प्रतीक है, वो रेजर है, एक चाकू है। और ऐसा चाकू वो शार्प है, और उसकी उपयोगिता आम आदमी के लिए तो नहीं है, उसकी उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए है
जो कि सर्जन है, डॉक्टर है और उसका उपयोग करना जानता है, और सर्जन के पास अगर वो चाकू होगा, सीजर होगी, तो वो उसी भाग को काटेगा जिसकी अति आवश्यकता है, कैंसर के केस में या और किसी केस में। तो उससे एक सुरक्षा का भाव भी आदमी के मन में बना रहता है। इसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, उसको जानना भी बहुत आवश्यक है। कार्तिकेय जो हैं शिव के पुत्र, उनका जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था और उनकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। मैं उस लंबी चौड़ी कहानी को ना सुनाकर उसको शॉर्ट में करता हूँ। एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि उसकी या तो मृत्यु हो नहीं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा पॉसिबल नहीं है, मृत्यु तो सबकी होती है। तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी कंडीशन रखते थे जितने भी राक्षस थे कि जो असंभव दिखे, कि अगर 7 दिन का बालक मुझे मारेगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया, बात खत्म हो गई। अब जब ये ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, नक्षत्रों का निर्माण हो रहा था, ग्रहों का निर्माण हो रहा था, उस समय ये बड़ी संकट की स्थिति पैदा हुई कि अब शिव जी को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि शिव जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। हालांकि शिव की ऊर्जा से ही सब पूरा ब्रह्मांड चलता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। सारे देवी देवताओं ने शिव जी से अपील की, प्रार्थना की कि आपका हमको बीज चाहिए, यानी सीमन चाहिए, जीन्स चाहिए। तो शिव जी जैसे तैसे राज़ी हुए। तो अब उस सीमन को, वीर को, जिसमें इतना तेज है, इतना ऊर्जा है, इतना ताप है, उसे आम कोई झेल ही नहीं सकता, आम स्त्री कोई झेल नहीं सकती। तो अब ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ऐसी स्त्रियां हों, विशेष स्त्रियां हों जो जल में रहती हों और फिर वो अपने वोम में या अपने गर्भ में इसको धारण करें। तो वहाँ पर पता लगाया गया, तो 6 अप्सराएं थीं जिनको कृतिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो कृतिकाएं पौंड में रहती थी, तालाब में रहती थी और जल में ही रहा करती थी। तो उनके गर्भाशय में इस वीर्य को स्थापित किया गया छोटी छोटी मात्रा में, और चूँकि वो जल में रहती थी तो वो उस ऊर्जा को, उस ताप को, तेज को, प्रकाश को, एनर्जी को झेल पाई। उसके बाद 7वें दिन जब कार्तिकेय पैदा होते हैं, उसके बाद उनका युद्ध होता है। तो ये जो तारकासुर था, ये जितने भी राक्षस थे, आप तो जानते हैं, वरदान प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद में ये विभत्स हो जाते थे, खतरनाक हो जाते थे, सारे देवी देवताओं को हरा देते थे, अस्त व्यस्तता कर देते थे, आतंक फैला देते थे। इनके साथ में जो भी इनके राक्षस गण होते थे वो और भी खतरनाक हो जाते थे। एक बहुत अस्त व्यस्तता का माहौल था, जीवन पॉसिबल नहीं था। तो फिर वो कार्तिकेय पैदा होते हैं और उसका वध करते हैं। वहाँ से एक शांति का माहौल दुनिया में चलता है। अगर हम इस नक्षत्र का और एनालिसिस करें तो हमको बात समझ में आती है कि इसके जो बेसिक गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो पहले स्तर पर, दूसरे रजस है, यानी अगर कार्य करना है तो फिर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फोर्स का करना है। और तीसरे स्तर पर सत्व है, यानी कि आपके कार्य से कुछ ना कुछ भला होने वाला है। तो भला होने वाला है तो फिर आदमी पूरे जोर के साथ लग जाता है। और जब आप अपना मन बना लेते हैं, फिर आपको कोई डर नहीं लगता, आपको भय नहीं लगता, घबराहट नहीं होती और कोई चिंता नहीं होती। और दरअसल परिणामों से भी आप मुक्त हो जाते हैं कि आप जानते हैं कि ये कार्य में अगर मैं जुट गया और इस कार्य में अगर पूरा खप गया, पूरा इन्वॉल्व हो गया, तो उसको जो कार्य करने का मज़ा आता है वो अपने आप में एक बहुत आनंद है। वो आनंद भी आपको मदद करता है कि आप एकदम से छलांग मार के, अब जब आपका कार्य खत्म होता है तो आपने देखा कि वो लक्ष्य भी प्राप्त हो गया जिसके लिए आप चले थे। लेकिन यहाँ पर काम सब सर्वोपरि हो जाता है। और यहाँ हम बात करते हैं उसरा की या सीजर की, लेकिन वो सीजर जो है वो सर्जन के हाथ में है। सर्जन के हाथ में है तो सुरक्षित है, फिर कोई खतरा नहीं है। और वैसे भी कहावत भी तो है ना कि बंदर के हाथ में उसरा हो तो फिर खतरा ही खतरा है। लेकिन यहाँ उसरा एक योग्य व्यक्ति के पास है। इस नक्षत्र का जो देवता है वो अग्नि है, और अग्नि जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में हमको प्राप्त होती है। और अग्नि को, जैसा कि आप जानते हैं, अग्नि में कंस्ट्रक्शन भी है और डिस्ट्रक्शन भी है। अग्नि दोनों ही कार्य बहुत सहजता से कर सकती है। और अग्नि अगर
नहीं है आपके पेट में, ये कहते हैं ना फायर इन बैली, या जठराग्नि, जठराग्नि अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर भोजन पचता नहीं है, और अगर अग्नि ना हो फिर भोजन बनता भी नहीं है। तो अग्नि की उपयोगिता है, तो उस उपयोगिता का आप अर्थ समझते हैं, उस अर्थ को आप एक व्यापक स्तर पर करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इन सारे प्रतीकों को जोड़कर देखें, यहाँ पर कुछ बातें हमको और भी स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे हम आपके व्यक्तित्व को भी बढ़िया से जान सकते हैं। यहाँ पर जो पहला गुण हमने बोला रजस है, एक्शन है, तो एक्शन भी बहुत आवश्यक होता है। जहाँ पर एक्शन के बिना काम ना चले, इस कथा में, उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि एक्शन है, फिर एक्शन है, लेकिन एक्शन के साथ में शुद्धता भी है, प्योरिटी भी है, और इसका जो प्रतीक है और जो मोटिवेशनल फोर्स है वो अग्नि है, यानी सूर्य है, देवता है, तो वो भी आपको आगे प्रेरित करता है। और इसका एक और फोर्स जो इसको बोल सकते हैं प्रेरक शक्ति, वो काम है। काम, काम का जो मैंने बोला एक अर्थ वासना हो सकता है, और दूसरा काम का अर्थ ये भी होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इन सब प्रतीकों से मिलकर जिस तरह का आपका व्यक्तित्व बनता है, उसमें जब भी आप किसी कार्य में निष्ठा के साथ, आपको कार्य समझ में आना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कार्य में आप हिस्सा नहीं लेंगे, आपको उसकी उपयोगिता मालूम होना चाहिए, आपको अपनी क्षमता मालूम होना चाहिए। जब आपको इन सब का अंदाज़ हो जाता है तो फिर आप पूरे दम के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उसमें जुट जाते हैं, और फिर लक्ष्य आपके पास, मंजिल आपके पास अपने आप चली जाती है। अगर हम आज के युग में देखें तो आज इतने एरियाज़ हैं, इतने फील्ड्स हैं कि आप डॉक्टर होना चाहते हैं, इंजीनियर होना चाहते हैं, डिज़ाइनर होना चाहते हैं, फिलोसोफर होना चाहते हैं, थिंकर होना चाहते हैं, तो कोई भी आपका फील्ड हो, इतने फील्ड हैं, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। आज तो एक कंप्यूटर के फील्ड में लाखों फील्ड हो जाते हैं। अगर अगर हम रंगों की बात करते हैं, पहले 7 रंग थे, अब 7 रंग थोड़ी हैं, 7,000 भी कम पड़ जाएंगे, 7 लाख भी कम पड़ जाएंगे। तो जो भी आपका एरिया है, उस एरिया में अगर आप जुट जाएंगे, उसको साध लेंगे, तो फिर आपको परिणामों की चिंता नहीं करने का। तो हम बात करते हैं नक्षत्र के गुण और आपका व्यक्तित्व, और ख़ास तौर से आपकी ताकत। आपकी ताकत को समझने के लिए हमको इन सारे जितने भी पहलू हैं, इनको मिलाना पड़ेगा। तो नक्षत्र हुआ कृतिका, और उसका स्वामी हुआ सूर्य, और ये घटना पहले चरण में मंगल में घट रही है। इसका मतलब हुआ आप में आत्मविश्वास है, आप में दृढ़ता है, आप में जोश है, आप होश के साथ अपने कार्य को बहुत बढ़िया से करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कृतिका ही अपने आप में पूर्ण है, और इसका संबंध शिव के पुत्र कार्तिकेय से है, और इसके साथ में और भी अप्सराओं का भी योगदान है। तो हर तरह की स्थितियाँ यहाँ पर हमको मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में आदमी जो भी कार्य करता है वो सर्व सुखाय के लिए करता है। आत्म सुखाय तो उसका होता तो होता ही है, सर्व सुखाय, सबको सुख कैसे मिले उसके लिए करता है। और दूसरा जो इसका प्रतीक है, दूसरी जो डिग्रियों में चले जाते हैं, वहाँ पर मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि मंगल मेष राशि में ये पहले चरण में है। बाकी 10 डिग्री जो है, 3 चरण जो हैं, टॉरस में पड़ते हैं, वृष में पड़ते हैं, तो वहाँ शुक्र का प्रभाव होता है। तो जब शुक्र के प्रभाव में जो लोग आप पैदा हुए, तो वहाँ पर एक सेंसिटिविटी, एक पोइट्री, एक पॉजिटिविटी, एक वो एस्थेटिक गुण जो होते हैं, जो आदमी औरों के लिए देखना चाहता है, स्वयं में ढालना चाहता है, तो एक जो सज्जनता होती है, जो व्यवहार कुशलता होती है, जो एक कल्चर होता है, जो एक सिस्टम होता है, उसको ढालना चाहता है। तो उसके व्यवहार में, उसके बोलने में, उसके आचरण में, उसके रहने में, सहने में, और वो जिस तरह से लोगों से जुड़ के चलता है, औरों की समस्याओं को वो अपनी समस्याएं मान के उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो कोई आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, या आपके वो हों। आपको इतना एहसास होना चाहिए कि इनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है, इनके साथ में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, और मैं अच्छा कर सकता हूँ। जब आपको ये एहसास होता है, जैसे हम कार्तिक की कहानी पढ़ते हैं तो स्टोरी में देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो तारकासुर कर रहा है ये अन्याय कर रहा है, इस अन्याय से मेरे को सबको मुक्ति दिलवाना चाहिए, वो ये गलत कर रहा है। जब भी आपको लगे कि कोई भी लोग आपके लोग हों या समाज के लोग हों, उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव चल रहा है, तो उसके लिए भी आप उतनी ही ईमानदारी से जुड़ जाते हैं। और ये जो आपके गुण हैं, इससे आप लोग आपके प्रति ऑटोमेटिकली आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपको
बड़ा मानते हैं, आपको लीडर मानते हैं और आपकी समाज में इज्जत भी दिनों दिन बढ़ती चली। लेकिन एक बात और है, वो कहना बहुत आवश्यक है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें एक आपकी निष्ठा होती है, ईमानदारी होती है, पॉजिटिविटी होती है और एक मतलब भी नहीं होता कि हम कर तो रहे हैं, इससे भी हमें लाभ होगा या नहीं होगा। ये बिल्कुल गौण है आपके लिए, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन आप पूरी मिशनरी के साथ, पूरे योग्यता के साथ करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ कुछ आप में कमियां भी हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। आपके अंदर, मैंने बोला कि बड़ी पॉजिटिविटी है, वो सब जगह ठीक है, लेकिन जो आदमी कंस्ट्रक्शन कर सकता है किसी भी चीज़ का, वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। ऊर्जा एक ही है, वो दोनों स्थिति में चल गया। अगर कहीं आप दूसरी दिशा में चले गए तो फिर आप डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रक्टिव होंगे तो आप उतने ही खतरनाक होंगे जितने जब आप पॉजिटिव थे उतने भले थे। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ऊर्जा गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। अगर वो गलत दिशा में जाती है तो फिर उसकी भरपाई होना नितांत मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को आपको अवश्य समझना पड़ेगा। और चूंकि आप सबका भला कर सकते हैं, इसलिए अगर आपकी ऊर्जा विखंडित हो जाए तो आप सबका बुरा भी कर सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपके भीतर संदेह और ईर्ष्या भी काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं और अगर इनसे आपका व्यक्तित्व संचालित हो जाए तो फिर आप अपना पथ भ्रष्ट कर लेते हैं और जब आप पथ भ्रष्ट करते हैं तो फिर आपकी वहाँ पर भी सीमा नहीं होती। जैसा मैंने बोला, ऊर्जा एक ही है, उसे आप पॉजिटिव लगा लें तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसे आप नेगेटिविटी में चले जाएँ तो नेगेटिविटी में ये आपका उतना ही फोर्स से आप चले जाएंगे, तो फिर आपको रोकने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो काम वासना है वैसे तो नियंत्रण में रहती है, अगर कहीं वो उसका भी प्रभाव गलत दिशा में हो गया तो ये भी आपके पतन का कारण हो सकती है। यहाँ से नशे वगैरह का भी लत वगैरह लग सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। हम बहुत जल्द नक्षत्र मेडिटेशन लेके आ रहे हैं, इसकी हम रिट्रीट्स भी करेंगे और हमारे यहाँ भी आप लोगों को बुलाएंगे और हर नक्षत्र में पैदा हुआ हर नक्षत्र का ध्यान की विधि, मेडिटेशन की विधि अलग है और इस विधि से क्या हो रहा है, हम देश विदेश में इसको करते रहते हैं और जो आपके गुण हैं उनको कैसे एनहांस किया जाए, उन्हें कैसे बढ़ाया जाए और जो आपकी नेगेटिविटी है, हर किसी में नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को कैसे मिनिमम किया जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। हमारे जो नक्षत्र मेडिटेशन है उसका उद्देश्य है कि आपका पर्पज़ क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपको आपका उद्देश्य मालूम है तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, आप उसको आगे बढ़ाइए, कैसे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अगर आपको अपना पर्पज़ ही नहीं मालूम तो ध्यान की हमारे पास वो विधियाँ हैं जो आपको आपका पर्पज़ बताती हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। और फिर चाहे आपका पर्पज़ धन कमाना हो, ऐश्वर्य कमाना हो, नाम कमाना हो, यश कमाना हो, जो भी आपकी बात, जो भी आप चाहते हैं वो सब होने को तैयार है। और नक्षत्र विधि का छोटा सा सूत्र बताता हूँ। जब आप अपने नक्षत्र से आकाश में जुड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको अपने से जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे ही आप जोड़ना शुरू होते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और नई चेतना पैदा होती है और वो चेतना आपको सतत उस ओर प्रेरित करती है जिस ओर आपका नक्षत्र आपको लेके जाने वाला है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।